है जिसका नाम है एनालॉजी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी आ जाए भाई, फटाफट से आ जाए। एनालॉजी दोस्तों टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जिसका हिंदी में अगर आप नाम देखेंगे तो होता है सादृश्यता। क्या होता है? सादृश्यता, या हम कह सकते हैं एक और वर्ड समानता। सादृश्यता यानी एक जैसा दिखने वाला। सही है कि नहीं है? आप चाहे एनटीपीसी दें, एएलपी दें, टेक्नीशियन दें, ठीक है, ग्रुप डी दें, आरपीएफ दें, जेई दें, पैरामेडिकल पोस्ट हो या फिर सेक्शन कंट्रोलर हो, जीडीसी की इंटरनल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज हो, मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सीजीएल ही क्यों ना हो, सीपीओ क्यों ना हो, सीएचएसएल क्यों ना हो, ठीक है, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये वो मतलब एलडीसी, पटवारी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है इसके बिना पेपर बनता नहीं है। एनालॉजी तो आता ही है, क्लासिफिकेशन तो आता ही है। यस और नो? चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तो आओ भाई, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि सर आखिर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि जो एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो आपके बनेंगे या तो नंबर्स, यानी कि संख्याएं दे रखी होंगी और उससे प्रश्न बन जाए। दूसरा या तो होगा वर्ड्स, यानी कि शब्द दे रखे होंगे उनसे बन जाए भाई सब। दो ही प्रकार की एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, या फिर अपन कह सकते हैं तीसरा, चलो दोनों का मिक्स भी ले लेते हैं, ठीक है, वर्ड भी हो और वर्ड के साथ साथ नंबर्स भी हों। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर एनालॉजी ही डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा फिर हम लोग वर्ड डिस्कस करेंगे और तीसरा फिर तीनों का मिक्स, दोनों का मिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, करेक्ट है? सभी लोग थम्स अप कर देंगे। वॉइस वगैरह क्लियर है? एकदम जबरदस्त तरीके से थम्स अप आना चाहिए। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, इधर समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहले, क्योंकि आज बेसिक कंसेप्ट की ये क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी टॉपिक की बेसिक कंसेप्ट की क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आखिर कंसेप्ट आएगा सर कैसे? आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा होगा कि भाई ऐसे लिखा होगा 5, 25, फिर उसके बाद अनुपात का साइन 25, फिर लिखा होगा समानुपात का साइन, फिर लिखा होगा 7 और आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। आपसे कहेगा कि भाई 5 जिस प्रकार से 25 से संबंधित है उसी प्रकार से 7 किससे संबंधित होगा, ज्ञात करके बताइए। यहां पर दे दिया उसने क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा कंसेप्ट। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी बताइए कि अगर 5 का संबंध 25 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? अर्थात आपको आगे दे रखा होगा, समझ लीजिए A, पीछे होगा B और फिर आपको दे रखा होगा C, फिर रेशो बना के दे रखा होगा क्वेश्चन मार्क, या फिर मान लेते हैं फिलहाल कि D। 4 वैल्यू होंगी। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो सकता है ऐसा भी आ जाए A B, फिर समानुपात का साइन C D, फिर समानुपात का साइन, ठीक है, फिर आ जाए आपके पास E F, ऐसे 6 भी दे सकता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 49 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देखिए यहाँ पे 35 आंसर दे रहे हैं। तो देखिए यही तो खास होती है इस क्वेश्चन की, बात ही तो यही खास हो जाती है कि आपको दोस्तों देखिएगा कि आपको मान लो दिया उसने 35, ठीक है, मान लीजिए उसने दे दिया आपको 48 और डी ऑप्शन में मान लीजिए उसने दे दिया आपको 36। तो भैया आपके प्रश्नों का जो आंसर होता है वो टोटली बेस्ड होता है ऑप्शन पर। आंसर ऐसा थोड़ी कि आपने जो लॉजिक लगाया वही लग गया, जी नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर। जो आंसर दे रखा होगा ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, जी नहीं।
ऑप्शंस जो दे रखे होंगे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग आपको लॉजिक लगाना पड़ जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे यहां पर कह सकते थे कि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, सर 7 का स्क्वायर फिर इस हिसाब से होना चाहिए था और 49 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या ना कि 25 के साथ तो लॉजिक लग रहा है, लेकिन 49 जब हम ऑप्शन के अंदर ढूंढने गए तो ऑप्शन 49 मिला ही नहीं, 49 हमें मिला ही नहीं। तो उस केस में फिर क्या हो गया, फिर हमें सोचना पड़ा कि अच्छा 13, 35, 48 और 36 अगर यही लॉजिक लगाना है तो एक कंसेप्ट और बन रहा है इसके अंदर। क्या बन रहा है कि 5 को 25 बनाने का तरीका सर ये भी तो हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा हो, यानी यहां बाईं तरफ जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक फिर दाईं तरफ भी लगना चाहिए था, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 हम यहां भी कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या आया फिर 35 आया। अब हाँ 35 मुझे ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, जी हां, तो ये मेरा आंसर है। 49 आंसर हो सकता था पर वो देता 49, 35 दिया है तो हमने 35 के हिसाब से लॉजिक लगा दिया कि यहां मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहां मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो आप अब यहां पर यह समझने की कोशिश करिए कि आगे वाले दो में जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक आपको पीछे वाले दो में लॉजिक लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि आगे वाले दो में कुछ और लॉजिक लग रहा हो और पीछे वाले में कुछ और लॉजिक लग रहा हो और हम आंसर दे रहे हो, जी नहीं, सेम लॉजिक। अगर ए टू बी आप जा रहे हो यहां पर, तो यहां पर भी आप सी टू डी की तरफ जाओगे। अगर आप इसमें लॉजिक लगाते वक्त बी टू ए की तरफ आ रहे हो तो यहां भी याद रखिएगा लॉजिक फिर डी टू सी की तरफ लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार दो दो के ही पेयर दे रखा होगा, हो सकता है भाई साहब दो दो के 3 पेयर दे दे और कोई सा भी मिस कर दे। तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर ए का बी की तरफ जाके लॉजिक लगा रहे हो तो सी का डी की तरफ जाके लगाओगे, ई का एफ की तरफ जाके लगाओगे। अगर बी का ए की तरफ जाके लॉजिक लगा रहे हो तो डी का सी की तरफ जाके लॉजिक लगाओगे और एफ का ई की तरफ जाकर लॉजिक लगाओगे। सही है। अब यहां पर एक मैं इस प्रकार से जरूर दे सकता था कि पहला ऑप्शन 35 होता, दूसरा ऑप्शन 49 होता, फिर सी ऑप्शन के अंदर वो कह देता बोथ ए एंड बी, क्या आ जाता, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन दे देता, और डी ऑप्शन में कोई और वैल्यू दे देता, मान लो 13 दे देता। तब आप कह सकते थे कि हाँ यस बोथ ए एंड बी, ये हो गया आंसर। यस और नो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई साहब दोनों ऑप्शन फिर अलग अलग दे दे, क्योंकि फिर दोनों ही टिक कर पाओगे इस हिसाब से। तो हाँ, अब 35 और 49 से मिलता जुलता दोनों का बनाकर एक आंसर दे दिया उसने, बोथ ए एंड बी, तब आप टिक कर सकते। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? अब चलें दोस्तों, अब देखिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आप सबसे पहले नंबर एनालॉजी ही कर रहे हो, है ना? आप सबसे पहले क्या कर रहे हो भैया, नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी अगर कर रहे हैं तो नंबर्स के बारे में ज्ञात भी तो होना चाहिए ना कि नंबर्स होते कौन कौन से हैं, सही है कि नहीं है? आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको डायरेक्टली आपको समझा देता हूं कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करते हैं? ठीक है भाई, लॉजिक लगाने के लिए वो आपको प्राइम नंबर्स दे सकता है। क्या दे सकता है? प्राइम नंबर्स। दोस्तों आप सभी को प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो अपने आप से और 1 से विभाजित होती है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, सही है कि नहीं? फिर 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, ऐसे ही चलते जाएंगे भाई साहब। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर का लॉजिक बड़ा ही ट्रेंडिंग लॉजिक होता है और ये बहुत एग्जाम में आता है। उसके अलावा दोस्तों आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, वर्ग पता होने चाहिए, आपको क्यूब पता होना चाहिए, घन भी पता होना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक के घन तो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए और कम से कम स्क्वायर 125 तक के स्क्वायर्स आपको निकालने आने चाहिए। स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। इसकी नेक्स्ट
देखिएगा इधर, समझने की कोशिश करिएगा। तो प्राइम नंबर्स वाला लॉजिक बड़ा ही कॉमन लॉजिक होता है दोस्तों। मैंने क्या क्या बोला फटाफट से देख लीजिए इधर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये आपको पता होने चाहिए। किसी को कोई समस्या है यहां तक? किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है यहां पे? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? करेक्ट है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है अभी तक की, जो भी मैंने आपको सिखाई बताई। अभी लॉजिक जब हम लगाएंगे तब हम लगाएंगे ही। करेक्ट है? सही है। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा इंपॉर्टेंट और क्या बनता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का लॉजिक भी दोस्तों आपका यहां पे यूज होगा। सम ऑफ डिजिट का लॉजिक यूज होने के बाद में फिर ऑपरेशन से रिलेटेड लॉजिक्स भी आपका यूज में हो सकता है। सबसे लास्ट चांस होता है कि भाई साहब आप लोग जो है ना डिवाइड मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी दें और सबसे लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दें। ठीक है, बस यही मेन प्रोबेबली लॉजिक्स जो हैं बार बार घूमते रहते हैं, या तो प्राइम नंबर्स, या स्क्वायर, या क्यूब, या स्क्वायर रूट, या क्यूब रूट। ठीक है, या तो सम ऑफ डिजिट से हो रहा होगा, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट से हो रहा होगा, या ऑपरेशन लग रहे होंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर प्लस माइनस। सबसे लास्ट की प्रायोरिटीज होती है। ठीक है, चलते हैं। फिलहाल हम लोग एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना ताकि बार बार फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, एक ही बार में आप लोग ध्यान दें क्या लिखा हुआ है। जैसे अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे 16 अनुपात 64 समानुपात 36 अनुपात क्या, ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। जिस प्रकार से भैया सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है, उसी लॉजिक को लगाते हुए आपको ज्ञात करना है कि जो है भाई साहब तीसरी संख्या किस प्रकार से संबंधित होगी, उस विकल्प से किस प्रकार से संबंधित होगी जो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई है? पहली संख्या दूसरी संख्या में जो संबंध है वही संबंध आपको दूसरी संख्या का तीसरी संख्या का चौथी संख्या से ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क वाली जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश यार, मजा आ गया। ये होता है भाई साहब, ये होता है भाई साहब लेवल। क्या बात है, क्या दिख रहा है यहां पे? सर ये 16 दिख रहा है, सर ये 64 दिख रहा है, यही दिख रहा है ना दोस्तों? सभी लोगों को अच्छे से पता है कि सर 16 जो है ना, ठीक है, उसका मल्टीपल अपन 64 कह सकते हैं। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64 आप कह सकते हो सर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अगर सेम टू सेम मल्टीप्लाई बाय 4 वाला अगर आप लॉजिक लगाते डायरेक्टली, देखिए अभी अभी जो हमने सीखा हम तो वही कहेंगे ना कि भाई इन दोनों में आपस में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें ज्ञात करना है। किसका? 36 का क्वेश्चन मार्क के लिए। सही है ना? करेक्ट है। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि 16 × 64 हो रहा है सर, मल्टीप्लाई बाय 4 दिख रहा है मुझे। तो अगर वास्तव में यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम लगाते तो 36 × 4 तो दोस्तों 144 होता है ना यार। 244 कब से होने लग गया? हाँ जी, आप तो भाई साहब 244 टिक कर रहे हो जहां तक मैं देख पा रहा हूं यार। वो भी 1 2 3 4 नहीं, इतने सारे लोगों का 244 आ रहा था तो मुझे भी कहीं ना कहीं शक हो गया कि यार हो सकता है 244 हो रहा हो। पर भाई साहब मल्टीप्लाई बाय 4 करने पर तो 144 आता है, 244 थोड़ी आता है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया कि आपने यहां जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक अगर यहां पर आपने लगाया तो जरूरी नहीं है कि आपके पास भाई साहब वो ऑप्शन दे रखा होगा। यानी आपका आंसर टोटली 100% बेस्ड होगा किस पर? पहली बात तो अपने दिमाग में यहीं पर फिट कर लीजिए कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का जो आंसर है ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्या ऑप्शन दिया, एनालॉजी का खास कर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये जो लॉजिक लगाया ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब जब ये लॉजिक नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब अब आप समझ जाओ कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हमको कहीं ना कहीं यह भी पता है कि जो 64 होता है ये 8 का स्क्वायर होता है। जो 64 होता है सर वो 8 का स्क्वायर भी तो कह सकते हैं, और 64 जो है सर वो 4 का क्यूब भी तो होता है। बहुत सारी चीजें चलेंगी ना दिमाग में तो कि सर 16 से 64 बनाना है तो 64 तो सर 8 का स्क्वायर भी कह सकते हो, 64 को तो सर 4 का क्यूब भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि हाँ यार 16 का आधा अगर मैं 8 कर दूं, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ऐसे 36 का आधा तो फिर 12 होगा, 12 का स्क्वायर तो फिर सर 144 होना चाहिए ना। लेकिन 144 ऑप्शन में है कहां?
तो इसका मतलब ये लॉजिक भी नहीं लगा। फिर अब क्यूब वाला बच रहा है, तो क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर अगर बाईं तरफ की संख्या का मैं रूट ले लूं, स्क्वायर रूट, तो उससे निकल कर आएगा संख्या मेरे पास 4, और सर अगर 4 का मैं क्यूब कर दूंगा तो वो वैल्यू बनाएगा 64। तो क्या सर इस प्रकार का कोई लॉजिक हो सकता है? चलो करके देखते हैं। बाईं तरफ की संख्या का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो उससे निकल के आएगा 6, और सर 6 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो बिल्कुल 216 मेरा आंसर निकल कर आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक मैच कर गया, जो लॉजिक हमने यहां लगाया वही लॉजिक हमने यहां लगाया और आंसर निकाला। तो मेरे भाई उटपटांग कुछ भी लॉजिक लगाना इज नॉट अ गुड डील। ठीक है, आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको वो समझना पड़ेगा, और ये सारी चीजें धैर्यपूर्वक आपको आएंगी प्रैक्टिस से, नथिंग एल्स। पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूं कि आपको ये चीजें हैं, ये नहीं कि आज सर ने बता दिया, बताने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता है। जब मैंने बता दिया ना तो अब लॉजिक बड़ा ही इजी लग रहा है कि हाँ यार स्क्वायर रूट किया हुआ है और फिर उसका क्यूब किया हुआ है, सेम लॉजिक हमने यहां भी लगा दिया। लेकिन मेरे भाई जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना तो 50 चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, और जब तक आप लोग फिर अगर उन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप वो दिमाग में आ भी नहीं सकती। तो कौन कौन से लॉजिक हो सकते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, उन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, मान लो चलो अभी तो क्या है ना कि सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं, कभी कभी क्या करता है ना पूरा का पूरा पेयर ही मिसिंग कर देता है। अभी तो जैसे क्या है ना एक संख्या उसने गायब कर रखी है ना, कभी कभी क्या होता है उधर की साइड की दोनों संख्या ही गायब कर देगा, जैसे ऐसे, जैसे आप देखना इस प्रकार। अब जैसे यहां पे पूरा पेयर ढूंढना है, यानी कि इन दो में जो आपस में संबंध है, ठीक है, करेक्ट है, वही संबंध आपको यहां ज्ञात करना है। लेकिन अब एक संख्या नहीं, पूरा का पूरा पेयर ही मिस कर रखा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक बैच इससे पहले स्टार्ट किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग, ये दो टॉपिक दोस्तों हमने डिस्कस किए थे और बहुत बढ़िया लाजवाब तरीके से डिस्कस किए थे, और वो भी हमने अपलोड करवा दिए हैं बैच के साथ। तो आप लोगों को समय मिले तो आप उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों टॉपिक्स का इस टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, वो आपस में ही लिंक्ड होते हैं, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग, तो आप पढ़ सकते हैं बढ़िया। ठीक है, करेक्ट है। अब आप देखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको प्रायोरिटी तौर पर कुछ चीजें बताई कि सर प्राइम नंबर को हमेशा देखिएगा, स्क्वायर को देखिएगा, क्यूब को देखिएगा, स्क्वायर रूट को देखिएगा, क्यूब रूट को देखिएगा, या फिर सम ऑफ डिजिट करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं कि एग्जाम में इन दोनों को डायरेक्टली एग्जाम के अंदर दे जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, नियरेस्ट स्क्वायर, आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब हमें देखने को मिले, लेकिन नियरेस्ट स्क्वायर या फिर कह सकते हैं नियरेस्ट स्क्वायर या फिर नियरेस्ट क्यूब, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा देता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं लग रहा ना, तो सबसे पहले यही चेक करके देख लो कि भैया कहीं नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब तो नहीं दे रखा है हमें कहीं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिएगा अब इधर, जैसे अब इस प्रश्न को देखा हमने। अब हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 7 का जो क्यूब होता है ना, 7 का क्यूब सर 343 होता है। क्यूब आप सभी को पता होने चाहिए भैया, एटलीस्ट 20 तक के क्यूब तो लिख लेना कॉपी में, और उनको बार बार देखते रहना ताकि एग्जाम में जल्दी कर पाओ चीजें। सही है कि नहीं? करेक्ट है, देखिएगा। तो चल अब, लेकिन उसने डायरेक्टली 343 तो दिया नहीं है सर, उसी संख्या को ऐड करके लिखा हुआ है 343, यानी कि 7 का क्यूब प्लस 7 अगर करूंगा ना तब जाके बनेगा सर 350। 7 से अगर 350 बनाना है तो जो ये वाला लॉजिक लगेगा, 7 का क्यूब प्लस 7। तो ऐसा ही लॉजिक ढूंढना है मुझे कि जिस संख्या का क्यूब हो उसमें वही संख्या ऐड कर दे, या तो ये लॉजिक को। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 6
और उसके साथ में दे रखा है दोस्तों 222, तो बिल्कुल मैं लॉजिक लगा सकता हूं 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, अर्थात 6 का क्यूब प्लस 6 अगर कर दूंगा, 6 का क्यूब प्लस 6 अगर मैं कर दूंगा तो बिल्कुल 222 मेरे पास ऑप्शन में आ गया। यानी जिस संख्या का क्यूब किया है उसमें वही संख्या हमने ऐड कर दी। लेकिन मेरे भाई मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूं, हमारी साइकोलॉजी दोस्तों ये कहती है कि हमें ऐसा लगता है कि 7 का क्यूब प्लस 7 सर 350, बहुत बढ़िया। तो सर यहां पे 6 का क्यूब प्लस 6 क्यों किया, 6 का क्यूब प्लस 7 भी तो दे सकता था। जी बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन जब आप किताबें वगैरह उठाते हो ना, किताबें वगैरह उठाते हो तो जनरली उसके अंदर जो है क्वेश्चन में लॉजिक कुछ इस प्रकार से दिया होता है, आपको सिर्फ सिखाने के समय, याद कराते समय कि हाँ यार जो संख्या है उसी के क्यूब में उस संख्या को जोड़ दिया, 350 बना लिया। पर ऑप्शन में 222 न देकर कभी कभी मान लीजिए इस 222 की जगह, इस 222 की जगह अगर 223 लिखा होता, तब हम इस लॉजिक को क्या कहते हैं कि जो संख्या है उसका क्यूब और उसमें क्या ऐड किया, एक पर्टिकुलर नंबर 7 ऐड कर रखा है। संख्या का क्यूब और उसमें पर्टिकुलर नंबर 7 ऐड कर रखा है। अब जरूरी नहीं कि वो संख्या यहां तो मैच कर रही हो, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर सिर्फ 6 वाला ही लॉजिक दे रखा हो, 223 दे रखा होता तब ऑप्शन ये लगाते, यानी कि संख्या का क्यूब प्लस एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स नंबर 7 जोड़ रखा है। संख्या का क्यूब एक पर्टिकुलर नंबर 7 जोड़ रखा है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वही संख्या दे दे, कुछ अनादर नंबर भी दे दे, संख्या का क्यूब प्लस 12 जोड़ रखा होता तो फिर यहां भी वही लॉजिक लगाते, संख्या का क्यूब प्लस 12। तो देखिए 2 लॉजिक बने यहां पर, संख्या का क्यूब प्लस समान संख्या, संख्या का क्यूब प्लस समान संख्या, ये भी सही है, और संख्या का क्यूब प्लस पर्टिकुलर एक नंबर, तो अपन कह सकते हैं संख्या का क्यूब प्लस पर्टिकुलर एक नंबर, तो उस केस में फिर ऑप्शन डिफरेंट होना चाहिए। सही है, करेक्ट है। तो नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब ये हमेशा याद रखिएगा ना, फिक्स रखिएगा, मतलब आप दिमाग में फिट करके रखिए, आप कॉमन लेकर ही चलिए, बड़े बड़े अक्षरों में जहां पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहां भाई साहब चेक कर लें कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्यूब मिलेगा, हर बार आपको स्क्वायर मिलेगा, जी नहीं, आपको नियरेस्ट स्क्वायर या फिर नियरेस्ट क्यूब भी मिल सकता है। ठीक है, करेक्ट है। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना दोस्तों, अब जरूरी है क्या सर हमेशा जो नंबर मिलेगा वो छोटा नंबर ही मिलेगा और उससे ही हमेशा चीजें मिलती जुलती आसपास की मिलेंगी, स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट यही मिलेगा, जरूरी है क्या, है ना, करेक्ट है जी नहीं मनी, है ना। आप आराम से डिस्कस करिए, आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं। अब मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दे दिया भाई साहब, इतना बड़ा नंबर दे दिया, बायां नंबर क्या है सर, बायां नंबर है 91238475। अब छोटा नंबर नहीं, इतना बड़ा नंबर दे दिया सर, इतना बड़ा नंबर दे दी। देखिए एक खास बात होती है रीजनिंग को करते समय, एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन भैया देखने में डेंजर होगा ना उसका लॉजिक उतना ही आसान होगा, और जितना क्वेश्चन आसान हो सकता है देखने में हो लेकिन उसका लॉजिक उतना ही डेंजर हो। ये आप लोग थोड़ी सी साइकोलॉजी लेकर भी चलिएगा, ठीक है ना, ये इतनी सी छोटी सी साइकोलॉजी आप लोग लेकर भी चलिएगा। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा हो, बहुत डेंजर लग रहा हो, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या क्या करेंगे कैसे करेंगे, दिमाग फिर बैठ जाता है वहां। लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बहुत इजी छोटी छोटी संख्याएं दे रखी होती है और हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो याद रखिएगा जितना क्वेश्चन देखने में भैया डेंजर लगेगा, यानी इन दो में जो रिलेशन इतनी बड़ी संख्याओं के बीच में निकालना है वही यहां निकालना है। तो देखिए इसका लॉजिक, जब हमने संख्याओं की तुलना करी, दूसरी संख्या को पहली वाली संख्या के नीचे जब मैंने रखा तो मुझे क्लियरली एक चीज समझ में आई कि 9 से 8 हो गया, 1 से 0, 2 से 1, 3 से 2, 8 से 7 हो गया, 4 से 3, 7 से 6, 5 से 4, यानी इसके अंदर -1 चल रहा है। सेम अगर यही लॉजिक -1 वाला इसके अंदर लगाऊं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे बनेगा 8, यहाँ पे 7, पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब बताओ क्या ही समय लगा यार, बताओ आप। हाँ, सिर्फ और सिर्फ डर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डर रहे हैं भाई साहब क्वेश्चन को देखकर, बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है ना, करेक्ट है।
अब ये बात तो हुई, अभी तो सिर्फ संख्याओं को देख रहे हैं हम कि संख्याएं कैसी आ रही हैं, अभी तो लॉजिक बताना मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है एक तरीके से। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हाँ यार ये संख्याएं हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। अब देखना इधर मेरे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। सर जरूरी, चलो ये भी बता दिया सर आपने, संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं, संख्याएं छोटी भी हो सकती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं संख्याएं ऐसी बटा के फॉर्म में भी हो सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल हो सकती, जैसे 5/6, ठीक है, 5/6 जो है यहां पे दे दिया अनुपात 48/58, यानी 5/6 का संबंध 48/58 से है। तो यहां पे फिर समानुपात का साइन है और फिर लिखा हुआ है 3/7 का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछ ली। ठीक है, करेक्ट है भैया, हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि हर बार सिंपल ही देगा। अरे कभी दशमलव वाली भी दे सकता है, कभी संख्या बड़ी भी कर सकता है, कभी संख्या छोटी भी कर सकता है, कभी संख्याएं बटा की फॉर्म में भी कर सकता है। ठीक है, करेक्ट है। तो देखिएगा इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला केस। अगर आपको A/B अनुपात C/D फिर समानुपात, ठीक है, E/F और आगे दे रखा हो G/H ऐसे दे रखा हो, तो याद रखिएगा ऊपर वाले का जो रिलेशन है वो ऊपर वाले से, ऊपर वाले का लॉजिक ऊपर वाले के हिसाब से चलेगा, नीचे वाले का लॉजिक नीचे वाले के हिसाब से चलेगा। यानी सीधा सीधा अगर मैं ये कह सकता हूं कि भैया ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उससे मैं ऊपर वाला नंबर बनाऊंगा, सही है कि नहीं है। नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला जो नंबर आ रहा है उससे मैं नीचे वाला नंबर बनाऊंगा। तो जो लॉजिक ऊपर मैंने लगाया है फिर वही लॉजिक मेरे को यहां ऊपर वाले की तरफ लगाना है, ठीक है। और जो लॉजिक मैं नीचे वाले के लिए लगाऊंगा, हो सकता है सेम भी लग रहे हो पर जरूरी नहीं है हर बार सेम होगा, वही लॉजिक मुझे नीचे वाले के लिए लगाना है, ये बात ध्यान रखिए। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एनालॉजी मिक्स कर दिया है उसने, सही है कि नहीं। यानी आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले का हिसाब किताब ऊपर वाले की तरफ से, नीचे वाले का हिसाब किताब नीचे वाले की तरफ से चलेगा। जैसे अभी यहां पर क्लियरली दोस्तों हमें पता लग रहा है, ठीक है। उस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अंश बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और ये क्या होता है, हर होता है डिनोमिनेटर, करेक्ट है। तो न्यूमिनेटर यानी कि अंश में जो लॉजिक लग रहा है, यहां भी अंश में सेम वही लॉजिक लगाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में सेम लॉजिक लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिफरेंट लॉजिक लग रहा है तो फिर उसी प्रकार का डिफरेंट लॉजिक फिर इसमें नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, अगर 5 को 48 बनाना है, क्या दिख रहा है, 5 × 10, 5 × 50 - 2 48। सर ये तो लॉजिक यहां भी दिख रहा है, 6 × 10 - 2। लीजिए दोनों में सेम ही कर दिया इसने, आसान बना दिया आप लोगों के लिए। 3 × 30 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी × 10 - 2 करेंगे, क्योंकि × 10 - 2 यहां भी चल रहा है, × 10 - 2 यहां भी चल रहा है, तो हमने यहां भी लगाया, यहां भी लगाएंगे। 7 × 70 - 2 दोस्तों ये हो गया 68। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, बात आपके समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, हाँ क्लियर है या नहीं है। तो बटा की फॉर्म भी आ सकती है, तो दिमाग में रखिएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। अब देखिए, चले अब आगे चलें, अब चले भाई आगे चलें, जल्दी से बताइए। अब एक बड़ा ही कॉमन और लाजवाब पहला ही कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा जो इसके अंदर लगने वाला है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉजिक फॉर रेलवे एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट लॉजिक, इंपॉर्टेंट लॉजिक है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट लॉजिक्स में आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें दे रखा है दोस्तों 12 और उसका संबंध निकालना है हमको 312 से। फिर सेम टू सेम आप देखिए 10 का संबंध निकालना है किससे, ये पूछ रहा है, करेक्ट, सेम लॉजिक। अब आप देखिएगा इधर मेरे भाई, यहां पर एक चीज देखिएगा दोस्तों,
जब भी संख्याएं आपको परफेक्ट स्क्वायर में ना दिखे, भाई नहीं दिख रही ना तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ना क्यूब बना सकते हैं, तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि छोटे नंबर को पकड़ें और इस छोटे नंबर से बड़े नंबर के पास जितना जा सकते हैं उतना पास जाएं। जैसे दे रखा है 12 को 312 बनाना है, तो हम कह सकते थे कि सर नियरेस्ट स्क्वायर तो सर 144 के आसपास ही रह जाएगा। सही है कि नहीं है सर? तो 144 से तो बहुत बड़ी संख्या दे रखी। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली पिक्चर क्या आती है? सबसे पहली पिक्चर ये आती है कि इस 12 को 312 के जितना करीब ले जा सकता हूं उतना करीब में ले जाऊं। तो चलिए एक बार मैं भाग लगा के देखता हूं दोस्तों। 312 में मान लीजिए 12 का भाग लगाया मैंने, तो आप कहोगे कि यार सर 12 दूनी 24, सही है कि नहीं है? यहां पे बचेगा 7 और 2 72, तो आप कहोगे सर 12 छिंग 72। सही है सर, एक तरीके से मल्टीप्लाई बाय 26 हो रहा है कि अगर 12 को 26 से गुणा कर दूं तो 312 आ जाएगा। तो सर वही लॉजिक क्या मैं यहां लगाऊं? क्या यहां पर भी अगर मैं 26 से गुणा कर दूं, जैसे 12 को 26 से गुणा करूंगा 312 आ जाएगा। सही है कि नहीं? करेक्ट है। तो यहां पर भी सर अगर 10 को 26 से गुणा करता तो 260 ऑप्शन में होना चाहिए था ना। फिर 260 कहां है ऑप्शन में? कहां है भाई साहब ऑप्शन में? नहीं है ऑप्शन में, है ही नहीं 260 ऑप्शन के अंदर। तो देखिए एक लॉजिक तो ये सिंपल लॉजिक जो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है क्या कि सर हो सकता है कि कुछ मल्टीपल दे रखा हो, है ना भाई? सबसे पहले तो दिमाग में ये आगे जरूर देखते ही तुम समझ भी जाओगे कि हाँ यार ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर का लॉजिक है क्योंकि इनमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, करेक्ट है। तो आंसर तो हमारा भैया कुछ लग ही नहीं रहा इसके अंदर। तो फिर आपके दिमाग में सबसे पहली पिक्चर इस प्रकार से आई कि अच्छा 12 को 312 तक बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 26 करना पड़ रहा है। तो फिर यहां भी अगर मल्टीप्लाई बाय 26 करूं, 260 अगर ऑप्शन में होता तो कितना वेल एंड गुड हो जाता, सीधा मैं टिक कर देता। लेकिन नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एनालॉजी का प्रश्न है। अब अगर ये एनालॉजी का प्रश्न है तो भाई सीधी सी बात है, एनालॉजी कहती ही यही है कि आपका आंसर किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। आंसर डिपेंड किस पर करेगा भाई साहब? ऑप्शन पे। ऑप्शन जैसे दे रखे होंगे उस हिसाब से ही दोस्तों हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। 260 नहीं है तो इसको भूल जाओ, मैंने इसको हटा दिया है भाई, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मैंने क्यों लिखा यहां पे, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉजिक इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा इधर, कभी कभी डायरेक्टली स्क्वायर करके नियरेस्ट पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं भाई। 12 का स्क्वायर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए अब एक बार, डायरेक्टली मल्टीप्लाई से तो हो नहीं सकता, लेकिन अब स्क्वायर और क्यूब का मेथड हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। सर 12 जो है हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर सर 144 होता है और 144 का दुगना जो होता है वो 288 होता है। ठीक है, 288 में सर 12 का अगर दुगना 24 जोड़ दें तो वो 312 बन सकता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का दुगना होता है 288। सही है, करेक्ट है। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक देखना, बड़ा ही कॉमन लॉजिक लग रहा है इसके अंदर कि जो संख्या हमें दे रखी है उसका अगर मैं स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, स्क्वायर करके अगर 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, 144 इंटू 2 तो ये बनेगा सर 288। और इसी संख्या का स्क्वायर के बिना अगर दुगना कर दूं तो वो बनाएगा 24। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ये बना रहा है 312। ठीक है, तो भैया बड़ा ही कॉमन और बेहतरीन लॉजिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा कि जरूरी नहीं है हर बार एक सिंगल स्क्वायर से काम हो जाए। हो सकता है कि सिंगल स्क्वायर का डबल लेना पड़ जाए, सिंगल स्क्वायर का ट्रिपल लेना पड़ जाए, सिंगल स्क्वायर का 4 गुना तो वैसे आज तक आया नहीं। सिंगल स्क्वायर का देखिएगा, याद रखिएगा, स्क्वायर का डबल, याद रखिएगा, स्क्वायर का डबल या फिर स्क्वायर का ट्रिपल, ये 2 चीजें ये आपको बहुत याद रखनी है भाई साहब। क्यूब का नहीं देगा लेकिन स्क्वायर का जरूर दे सकता है। स्क्वायर का दुगना या फिर स्क्वायर का 3 गुना, ठीक है, जिससे किया जा रहा है उसको उसी से गुणा कर देगा। स्क्वायर के दुगना या तो जोड़ रखा होगा या स्क्वायर का दुगना घटा रखा होगा। स्क्वायर का 3 गुना या तो जोड़ रखा होगा, स्क्वायर का 3 गुना या तो घटा रखा होगा। ये एक बड़ा ही कॉमन लॉजिक है जो मैं आपको डायरेक्टली यहीं सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग यहां पर हैबिचुअल हो जाएं। तो जैसे देखिए 10 का स्क्वायर
100 इंटू 2, आपने कहा सर ये 200 हो गया, सही नहीं। और इसी संख्या को 2 से गुणा भी कर दो, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 220 निकल कर आएगी। और किसी बच्चे ने मेरे को आंसर दिया भी था, स्टार्टिंग में ही दे दिया था, देखते ही उसको क्वेश्चन समझ में आ गया, उसने आंसर भी दे दिया था, 220 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि जो संख्या है उसके स्क्वायर को कभी वो 2 से गुणा करवाएगा तो उसी का दुगना जोड़ भी रखा होगा, कभी वो संख्या को 2 से गुणा करवाएगा और भाई साहब उसी संख्या को 2 से गुणा करके घटा भी रखा होगा। जरूरी थोड़ी कि हर बार जोड़ ही रखा हो, कभी कभी माइनस भी किया हुआ होगा, ठीक है। या फिर या तो दुगना या तिगुना, या तो दुगना या तिगुना, ये बड़ा ही कॉमन लॉजिक है, या तो दुगना या फिर तिगुना, ठीक है। ये 2 गुना या फिर 3 गुना, ये आपके एग्जाम में आती है और ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दी, तो आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सभी के समझ में आई, लॉजिक क्लियर हुआ सर? और क्या लॉजिक हो सकते हैं? अरे अभी सारे डिस्कस करेंगे भाई, अभी तो पहला शुद्ध कंसेप्ट आज का ये मैंने सिखाया तुम्हें, ठीक है। अब सर हर बार क्या संख्या पूरी ही लेनी पड़ सकती है क्या पूरी संख्या से ही इस संख्या को बनाया जाए? कहीं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर संख्याओं को तोड़ रखा हो, जैसे 1 और 2 का पर्सनल यूज किया हो? तो चलिए आइए भाई कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमें दे रखा है 68, तो जरूरी नहीं कि हर बार तुम पूरी संख्या का प्रयोग करके ही दूसरी संख्या बनाओ, जी नहीं ना। आप संख्याओं को भाई साहब ब्रेक भी कर सकते हो। संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इंडिविजुअली हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर होता है सर 36, 8 का स्क्वायर होता है सर 64। अब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर साफ साफ पता लग रहा है ना, क्या होता है भैया, 10 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? प्राइम ट्रिपलेट हम सभी लोगों को पता है भाई साहब, यानी कि 36 प्लस 64 कितना बना रहा है, 100 बना रहा है। तो याद रखो हमने इंडिविजुअल लिया, इंडिविजुअल इसको लिया, संख्याओं को लिया, उसके स्क्वायर को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखिए 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो वो बनाएगा 41। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए फटाफट से भाई साहब, जल्दी बता दो तुरंत प्रभाव से। है ना, क्लियर है गाइस? बात जल्दी से बताइए फटाफट से कि यस सर दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो पहला कंसेप्ट तो क्या कि पूरी संख्या का यूज करके इस संख्या को बनवा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार नियरेस्ट से आप लोग पहुंच ही पाए, ठीक है। आपको उसके स्क्वायर का दुगना या उसका स्क्वायर का तिगुना, 2 ही चीजें एग्जाम में आती हैं क्योंकि, ठीक है, या फिर उसके दुगने का मल्टीप्लिकेशन या फिर ट्रिपलेट का मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो जोड़ के, या फिर भाई साहब उन संख्याओं को इंडिविजुअली ब्रेक किया हो और इंडिविजुअली ब्रेक करने के बाद उस संख्या का निर्माण किया गया। सही है कि नहीं? करेक्ट है। अब देखिएगा इधर यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिएगा इधर, जैसे इस प्रश्न को देखना इधर आप, जैसे इस प्रश्न को देखिएगा अभी, अब यहां पे 3 पेयर दे दिया आपको। 4 का 48 के साथ जो संबंध है 11 का किसके साथ होगा, और वही संबंध 5 का 100 के साथ में, ठीक है। हर बार आपको हमेशा नियरेस्ट तक ही पहुंचना है, जरूरी नहीं है, आप आगे जाकर पीछे भी आ सकते हो, अर्थात कम भी चीजें दे सकता है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियरली समझते हुए चलना। जैसे 4 है सर, 4 का संबंध 48 से दे रखा है, दिखने पर तो ऐसा लग रहा है सर 12 चौक 48 हो रहा है, आप कहोगे सर इंटू 12 तो नहीं चल रहा कहीं,
फिर आपने 5 और 100 के बीच में जब संबंध देखा तो आपने कहा सर अगर ये 12 किया हुआ होता तो फिर 100 नहीं होता, यहाँ पे 60 होना चाहिए था, 12 पंजे तो 60 होता है, पर उसका तो 100 के साथ लॉजिक दे रखा। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने लगाया है सर वो सही नहीं लगाया है, इंटू 12 वाला, यानी डायरेक्टली तो हम नहीं जा सकते। डायरेक्टली जाते तो फिर भाई साहब यहाँ 48 है तो फिर यहाँ 60 होता। अब क्या करें सर, 4 को 48 बनाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर, है कि नहीं भाई। 4 को 48 बनाना है तो उसके तो कितने ही तरीके हो सकते हैं, कितने सारे तरीके हो सकते हैं। तो हम तो बेसिक अभी हमने जो सीखा है हम तो उन्हीं लॉजिक्स को देखते हैं। अच्छा सर संख्या से यहां तक पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो क्या पता स्क्वायर के मल्टीपल या क्यूब के मल्टीपल से पहुंच सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हमने जो सीखा है हम सबसे पहले देखें तो सही उसको कि वास्तव में वो चीजें अप्लाई होती भी हैं कि नहीं होती। जैसे ये 4 है सर, 4 को 48 तक डायरेक्टली ले जाकर तो मैं आंसर नहीं लेके आ पा रहा, लेकिन हाँ मैं इसके स्क्वायर का यूज करके कोशिश करता हूं। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। 16 को अगर अब 3 से गुणा कर दूं, 16 को किससे 3 से गुणा कर दूं तो सर ये बिल्कुल बन सकता है। देखिए 16 को मैंने 3 से गुणा कर दिया सर, ये 48 बन गया। पर क्या ये लॉजिक सर यहां लग रहा है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब आप कहोगे सर 25 को अगर 3 से गुणा करोगे तो ये तो 75 ही बना, तब भी 100 कहां बना, तब भी 100 बना कहां, ये तो कहां बना भाई, नहीं बना ना, तो बना ही नहीं। सर 4 का स्क्वायर बहुत अच्छी बात है, 4 का स्क्वायर, लेकिन आपने भूल गए, आप एक चीज भूल गए दोस्तों, देखने का नजरिया। बस हमको इस एक चैप्टर के अंदर पता है क्या है, सिर्फ देखने का नजरिया ही तो अलग होना चाहिए, और क्या है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा अब इस संख्या को देखो जिससे तुम्हारा यह आंसर आया है, 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 से 1 कम है ना ये संख्या, ये संख्या क्या है 1 कम है, उससे तुम्हारा आंसर आ रहा है। यानी इस लॉजिक को घुमा फिरा के क्या मैं ऐसे लिख सकता था, 4 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1, 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1, यानी कि जो संख्या है उसी में से 1 कम करके हमने गुणा किया। ठीक है, करेक्ट है। देखो यहां पे इंटू 3 किया, यहां पे इंटू 3 किया, आंसर नहीं आ रहा, लेकिन बस देखने का तरीका अगर सही होता मेरा, ठीक है, तो मैं फिर भी आंसर इसका निकाल सकता था कि यानी कि जो संख्या मुझे दे रखी है उसी संख्या का 1 कम से गुणा करूं। मैं 3 से गुणा नहीं कर रहा हूं, मेरा लॉजिक ये कहता है कि सर जिस संख्या से आपने गुणा किया है वो संख्या उस संख्या में से 1 कम है, मेन संख्या में से 1 कम है। तो मेन संख्या में से 1 कम से अगर गुणा करना है तो मैं फिर किससे गुणा करूंगा, 5 माइनस 1 बोलूंगा। यहां संख्या 4 थी, 4 में से 1 घटाया, यहां संख्या 5 थी तो 5 में से मैंने 1 घटाया। तो अब आप कह सकते हो कि सर ये बन जाएगा 25 इंटू 4, सर ये बन गया 100, ये बन गया 100, ये बन गया 100। तो सेम टू सेम अब लॉजिक में यहां पे लगाता सेम। सर 11 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 11 का स्क्वायर, सर 11 का स्क्वायर कितना हो जाता, 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 होता है, इंटू 11 माइनस 1, तो 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 इंटू 10 कितना आ जाता 1210। क्या आंसर आ जाता दोस्तों 1210, ये मेरा आंसर आ जाता है कि नहीं, करेक्ट है। तो कितना प्यारा लॉजिक था, कितना जबरदस्त लॉजिक था, आप ये देखिए, कंसेप्ट को तोड़ने का तरीका है। अच्छा सर स्क्वायर, सर ने कहा था कि अगर डायरेक्ट नहीं पहुंचे, आप लॉजिक बस कैसे याद रखेंगे, अच्छा डायरेक्ट नहीं पहुंचे तो सर अब स्क्वायर का यूज करते हैं। स्क्वायर का यूज किया अभी तुमने, और मैंने क्या बोला था अभी लॉजिक में, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का रोल बहुत रहने वाला है, लेकिन वो रोल इस प्रकार से आएगा, ये हमें यहां इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिला कि हाँ सर स्क्वायर का फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो उससे आंसर तो आया, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 यहां करने पर आंसर नहीं आ रहा था, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो यहां करने पर आंसर नहीं आ रहा था। तो इसी 3 को लिखने का तरीका फिर ये था कि सर ये 3 को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 1, यानी कि जो संख्या मुझे दे रखी है उसी में से 1 माइनस किया है, तो सेम टू सेम जो संख्या मुझे दे रखी है 5, उसमें से 1 माइनस करूंगा तो 4 से गुणा किया हुआ। सही है कि नहीं, करेक्ट है। आपने किसी भी मेथड, देखिए
होता क्या है ना, इससे पहले वाला जो ये वाला क्वेश्चन जो है मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके अंदर भी हालांकि है कुछ भी नहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। ठीक है, करेक्ट है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए 63 से 4005 तक जाना डिफिकल्ट है, लेकिन 23 से 561 तक जाना बहुत ही आसान है। कैसे देखिएगा क्या होता है, 23 और दे रखा है 561, करेक्ट है। तो हम भैया क्यों जबरदस्ती 63 में परेशान हो, हम तो यहां चेक करेंगे ना, 23 के लिए चेक करते। अब हम सभी लोगों को पता है कि सर 23 का जो स्क्वायर होता है ना, 23 का स्क्वायर होता है 529। आप नियरेस्ट तक चले गए तो हर बार क्या सर, नियरेस्ट तक चले गए तो पर्टिकुलर संख्या भी तो जुड़वा सकते हैं, हर बार मल्टीप्लाई करवाए, हर बार मल्टीप्लाई करके प्लस करवाए, जरूरी थोड़ी है। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस देखिए कितना अंतर आ रहा है, बस आप ये देखिए कि अंतर कितना है। सर ये 561 है, ये 529 है। 529 और 561 को अगर देखूं तो सर मेरे पास क्लियरली पता लग रहा है कि 32 का गैप आ रहा है। और 32 यहां पर कैसे बनाया जा सकता है सर, इस 2 और 3 का प्रयोग करके, इस संख्या 2 और 3 का प्रयोग करके 32 बनाया जा सकता है। अगर क्रॉस में ले जाऊं तो इसको बना लूंगा मैं 32, यानी कि 529 में अगर भाई साहब 32 ऐड कर दिया जाए, 529 में 32 ऐड कर दिया जाए तो 561 आ रहा है, सही कि नहीं। तो इसी प्रकार से अगर मैं देखूं भाई साहब किसके लिए, 19 के लिए, तो मुझे जानता हूं कि 19 का स्क्वायर जो होता है 361 होता है। और अगर क्रॉस में इन्हीं डिजिट्स को ले जाऊं, यानी क्या बन जाएगा 91, तो 361 में अगर 91 ऐड कर दिया जाए, 361 में 91 ऐड कर दिया जाए तो 452 ये ऑप्शन में है, 452 ये ऑप्शन। हालांकि हम बहुत अच्छी तरीके की चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके की, बहुत बेहतरीन तरीके की चीजों को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये एसएससी के लिए आ जाएगा क्या। मैंने अभी स्टार्टिंग में जब मैं सेशन की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको कहा था कि इसके बिना कोई भी एग्जाम बन ही नहीं सकता, सही है नहीं। एनालॉजी बड़ा ही ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एग्जाम में, चाहे वो CBT 1 हो, CBT 2 हो, प्री हो, मेंस हो, सभी के अंदर आता है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, चलें अब नेक्स्ट, आगे देखिएगा। अब दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्या पता होनी चाहिए, जैसे ये 41 वाला जो नंबर है ना, ये बहुत बार और बार बार यूज होता है। ये 41 वाला नंबर जो है ना बहुत बार यूज होता है और बार बार यूज होता है। तो 41 हमेशा याद रख लेना दोस्तों, जब कभी भी कहीं भी यूज हो तो आप लोग याद रखिएगा कि दो लगातार नंबर, कौन कौन से दो लगातार नंबर, आप कह सकते हैं कि देखिए 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनके यूज से बनता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आप क्या बनाते हो, 41 बनाते हो, दो लगातार नंबर का स्क्वायर। तो आपको इससे पहले और इसके बाद में, जैसे ये 61 भी होता है, 5 कहीं दे रखा हो और साथ में 61 कहीं दे रखा हो, तो तुरंत समझ जाना कि यार हाँ, इसको नेक्स्ट नंबर से स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, 5 के स्क्वायर में क्या कर रखा है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर उसने ऐड किया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर, उसमें अगला नंबर क्या है, 6 का स्क्वायर। तो आप कहोगे दोस्तों 25 + 36। ठीक है, ये बहुत कॉमन लॉजिक है। 41, 61, ठीक है ना, 25, ये जो आते हैं लगातार नंबर से बन सकते हैं, लगातार नंबर के स्क्वायर होते हैं। जैसे 25 तो दोस्तों आपको पता भी होगा, ठीक है ना, जैसे 3 का स्क्वायर। अब उसमें आप क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर। तो देखिए 3 के स्क्वायर में नेक्स्ट नंबर यानी कि क्या, 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 में 16 जोड़ा तो ये क्या आया, 25 आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 3 4 का स्क्वायर 25 होता है, याद रख लीजिए। 4 5 का स्क्वायर 41 होता है, याद रख लीजिए। 5 6 का स्क्वायर दोस्तों 61 होता है, याद रख लीजिए। ये 3 संख्याएं बार बार घूम फिर के आपको बहुत बार यूज आएंगी, बहुत बार यूज आएंगी। जब भी अब आप रीजनिंग पढ़ेंगे बहुत बार यूज होगा इनका।
25 का, 41 का, 61 का। आप चाहें तो लॉजिक नोट भी कर सकते हैं, हालांकि मैं तो बता ही चुका हूं कि स्क्वायर से रिलेटेड लॉजिक बहुत बनते हैं, यानी कि उस जो संख्या का स्क्वायर है उसमें नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर ऐड किया हुआ। ठीक है, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है ना, अब आज का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट लॉजिक मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 3। 2 कंसेप्ट में सिखा चुका हूं आपको, कंसेप्ट नंबर 3 में अब आपको सिखाने वाला हूं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको न तो स्क्वायर दे रखा होता है, न क्यूब दे रखा होता है, ठीक है ना, और ना आप डायरेक्टली चीजों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना मित्रों, हम लोग ना तो हमें स्क्वायर दे रखा होता है, ना हमें क्यूब दे रखा होता है, ना हम नियरेस्ट स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं, ना हम नियरेस्ट क्यूब तक पहुंच सकते हैं, ना ही हम मल्टीपल तक पहुंच सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता है, जो कि मैं कंसेप्ट नंबर 3 के रूप में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, सर बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, पहले वाले छोटे वाले नंबर को पकड़ो और उससे बड़ा वाला नंबर बनाओ, यही कहता है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है भाई, बनाते हैं। आप कहोगे सर 9 पंजे 45 तक मैं पहुंचा, 9 पंजे 45 तक पहुंचा, और अगर उसमें 7 जोड़ दूं तो 52 बन रहा है। तो सेम कंसेप्ट आप कहोगे कि सर वो यहां भी लगना चाहिए। फिर आप कहोगे कि सर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 प्लस 7 करता तो सर 67 आता, 67 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 67 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी मैं डायरेक्ट जा ही नहीं पाया। अगर हम डायरेक्ट ना जा पाए, अगर हम डायरेक्ट ना जा पाए तो याद रखिएगा हम आगे जाकर पीछे आएंगे, हम आगे जाकर उस संख्या से, जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या से आगे जाके फिर पीछे आएंगे, संख्या से हम आगे जाकर पीछे आएंगे। याद रखिएगा, बहुत देसी और शुद्ध भाषा में समझा रहा हूं आपको, हम आगे जाकर पीछे आएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को क्रॉस कर जाएंगे, आगे जाएंगे और फिर पीछे आएंगे, ऑलवेज वर्क करेगा। हम आगे जाकर पीछे आएंगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते उस संख्या तक, डायरेक्टली हम लोग उस संख्या तक नहीं पहुंच सकते, तो हम लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम डायरेक्टली नहीं जा सकते उस संख्या तक तो हम लोग भाई साहब आगे जाकर पीछे आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी डायरेक्ट तो नहीं जा पाए, 9 पंजे 45, उससे पहले की वैल्यू क्या थी 45, उसमें 7 जोड़ा तो 52 नहीं बना। लेकिन अब देखिए अगर हम डायरेक्टली जाकर जाते, ठीक है, डायरेक्टली जाते तो देखिए क्या बनता। अब क्रॉस कर जाओ, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 अगर करते, डायरेक्ट जाके आगे आते, है ना, संख्या को क्रॉस करके आगे जाते। देखिएगा इधर भाई, समझिएगा, आगे चले जाएंगे और फिर पीछे आएंगे। कैसे, क्या करेंगे, 9 छिंग 54, 54 माइनस 2। ठीक है, अब यहां भी वही करेंगे। फिर 12 छिंग 72, 72 माइनस 2, क्या 70 दे रखा है ऑप्शन में? जी बिल्कुल दे रखा। आ गया आंसर। बहुत ही देसी भाषा में बहुत छोटा सा लॉजिक बताया, पर काम का लॉजिक है। लॉजिक बड़ा ही छोटा सा है, बड़ा ही काम का है। लेकिन तो अगर डायरेक्टली ना जा पाओ तो आगे चले जाओ, क्रॉस करके उस संख्या को आगे चले जाओ। ठीक है, जब आप आगे चले जाओगे और फिर पीछे आओ, ठीक है, आगे चले जाओ फिर पीछे आओ, ऑलवेज वर्क करेगा। ठीक है, करेक्ट है। मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, करेक्ट है। इसके आगे की कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, कल सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मैं आपको अभी तक तो क्या सिखा रहा था ना, सिंगल पेयर सिखा रहा था, जब 2 ही डिजिट दे रखे। अब कल जो मैं आपको सिखाऊंगा, कल मैं आपको सिखाऊंगा कि मान लो एक ही लगातार जो है 3 नंबर दे रखे हो, फिर समानुपात का साइन हो, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क हो और फिर क्वेश्चन मार्क। ये भी आपको सिखाऊंगा क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है।
3 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें आपस में कुछ संबंध है। अगली ऐसी 3 संख्याएं आपको निकालनी है जिनमें आपस में संबंध ज्ञात करना है। आपसे बने तो आप लोग बनाइएगा, बाकी कल मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपके होमवर्क के लिए मैंने दे दिया प्रश्न। सही है, करेक्ट है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो डेडिकेटेडली, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही टीचर्स के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में, और वो भी इस प्राइस पॉइंट पर। जम के मेहनत करिए, बस लगातार बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन 100% होगा। ये मेरा वादा नहीं है, ये 100% मेरा विश्वास है भाई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल इसी समय सुबह 8 बजे। एक प्रॉपर प्लान बनाइए, है ना, रजिस्टर कॉपी वगैरह जो भी बनाइए उसमें नोट करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो शायद आपको कहीं पर देखने को या पढ़ने को नहीं मिलेंगे, वो एक्सपीरियंस से ही दोस्तों आपको आएंगे। जैसे कि मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में डील करते हुए। तो मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या बना सकता है, कितना बना सकता है, क्या लेवल दे सकता है। तो रिलैक्स होकर अच्छे से आप पढ़िए, नोट करते जाइए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।